हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर मनीष फ्रॉम बी योर ओन डॉक्टर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, जब किसी को खांसी उठती है, खांसी में बलगम के साथ जब उसको खून आने लग जाता है तो उस स्थिति को डॉक्टरी भाषा में हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। और जो अपनी आम भाषा है उसमें बोलते हैं कि भाई खांसी में बलगम में खून आ रहा है, तो उस स्थिति को हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। हम आज यही पूरी स्थिति जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और ये किस कारण से होता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य रखना और मेरे साथ वीडियो में बने रहना। काफ़ी कुछ हमें इस वीडियो से जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात आती है कि जब भी पेशेंट इस शिकायत से डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर ऐसी कौन कौन सी एसेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो इंक्वायरीज होती हैं, जांच पड़ताल होती है, तो वो क्या करता है? रोगी से पूछता है कि भाई फीवर बताओ, बुखार है क्या आपको, खांसी कब है, क्या कब से है, दूसरी खांसी के साथ कोई और सिम्टम, गला वाला तो नहीं दुख रहा है या पेट तो ठीक है आपका। इसके साथ साथ पूछता है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि वो इंक्वायरी करते हैं कि भाई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में। देखिए, जब इन्फेक्शन आपके गले तक सीमित रहता है तो उसको बोलते हैं अपर, मतलब ऊपर का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसका इन्फेक्शन। और जब वो इन्फेक्शन ऊपर से गले से बढ़ता बढ़ता आपके फेफड़ों की ओर चला जाए और उनमें चला जाता है तो उस स्थिति को बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो उसको जानने की समझने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ वह हिस्ट्री लेता है कि स्मोकिंग की हिस्ट्री कैसी रही है, कि रोगी जो है वो स्मोकिंग करता था क्या। इसके साथ साथ वो नेजोफेरिंजियल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, वो भाई ये भी चेक करते हैं कि कहीं नाक वाक से तो नहीं ब्लीडिंग होगी रोगी को और वो सोच रहा है कि खांसी के साथ आ रही है। या फिर जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब खून की उसको उल्टियाँ तो नहीं आ रही, उल्टी खून की कहाँ से आएगी, जहाँ पे खाना जाके रुकता है स्टमक से, वहाँ से। तो जब वो होती है तो उसको बोलते हैं जीआई ब्लीड, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड। ठीक है। तो अब फिर उसमें आगे फिर डॉक्टर जो है इसमें चेस्ट रेडियोग्राफी मतलब एक्सरे कराते हैं, सीबीसी टेस्ट वगैरह से भी, और साथ में कुछ दूसरी ज़रूरी जांच जो इसमें, और आईएनआर। आईएनआर एक बहुत ज़रूरी जांच है खास करके इस केस में, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे शरीर के अंदर से ब्लड निकल रहा है। और आईएनआर क्या बताता है हमें कि हमारा ब्लड कितना पतला है। तो यदि किसी व्यक्ति का ब्लड पतला ज़्यादा हो गया है तो भाई उसका ब्लड के रुकने की संभावनाएं बहुत कम हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर आईएनआर महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कि जनरल कंसिडरेशन, भाई ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो भाई सामान्य सामान्य सी बात बिल्कुल पता होनी चाहिए आपको। तो उसमें क्या है कि पहले तो इसकी डेफिनेशन ही कि हीमोप्टाइसिस इज द एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, मतलब जब बलगम की तरह जब आप ब्लड को थूकने लग जाओ, ब्लड बाहर आने लग जाए फेफड़ों से, तो उसको कहा जाता है भाई हीमोप्टाइसिस। ये भाई डॉक्टरी शब्द है, मैं आपको इसको आम भाषा में समझा चुका हूँ। तो इन्होंने कहा है वोकल कॉर्ड से नीचे से आई, मतलब गला जो है जहाँ से आवाज़ पैदा हो रही है गले के अंदर, उससे नीचे जो जिसमें हवा जाती है पाइप में, उस से नीचे, वो पाइप भी हो सकता है, फेफड़े भी हो सकते हैं उससे नीचे। तो इन्होंने इसके लिए कहा है कि इसके लिए ये 3 प्रकार की हो सकती है ब्लीडिंग। जब डॉक्टर देखते हैं तो बहुत हल्की सी हो सकती है, या फिर ठीक ठीक सी हो सकती है, या फिर मासिव मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो तीनों स्थिति में इन्होंने कह दिया कि भाई जब 200 ml से लेकर के 600 ml, जिसको इन्होंने बताया लगभग 1 से 2 कप अगर जो है 24 घंटे में आ जाए तो इसको मासिव कहते हैं भाई। अच्छा खासा हो जाता है इसमें, है ना, ब्लीडिंग। साथ जो है मासिव हिमोप्टाइसिस यानी कि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में खांसी में खून आना, भाई वो उस स्थिति में को बोला जाता है जब व्यक्ति का बीपी, दिल की धड़कन, सांस की गति या ऑक्सीजन का प्रतिशत, जो उसके वाइटल्स जो साइन होते हैं, जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब वो नॉर्मल रेंज में नहीं रहते हैं, जब वो व्यक्ति के चीज़ें बिल्कुल डिसबैलेंस कर दे, तो उस स्थिति को कहते हैं मासिव होगी भाई। मतलब मासिव मतलब अब जानलेवा भी बन सकती है ना। ठीक है जी। अब इन्होंने कहा कि इसमें ये जब भी स्थिति आती है, इसमें सबसे पहला गोल जो सबसे पहला टारगेट होता है डॉक्टर का, वो होता है कि जो ये मासिव हिमोप्टाइसिस होती है उसमें, है ना, जो बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो उसका पहला टारगेट होता है कि वो दवाइयों से थेरेपेटिकली, मतलब दवाइयों से ठीक करे उसको, ना कि उसके डायग्नोसिस में उस समय उलझे कि भाई कहाँ से आ रहा है खून। उसमें बाद में उलझने के लिए इन्होंने सलाह दी है, पहले दवाइयों से उसको रोकने की कोशिश करने के लिए साफ साफ लिख दिया है। अब आप इसके कारण बिल्कुल साफ, नेक्स्ट लाइन है कॉजेज, कारण क्या है इसके, अब बिल्कुल समझ लेना आप, बहुत सारे कारण मिलेंगे। और यही काम होता है फिर हमारा कि जांच पड़ताल करना कि कौन सा कारण इसमें फिट बैठ रहा है। तो कॉजेज जो होते हैं, कारण, इन्होंने कहा है कि कारण जो होते हैं वो एनाटॉमिकली उनको मतलब कौन से हिस्से से आ रहा है उसको ये उस हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं। ब्लड, अच्छा, इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि ब्लड जो है वो सीओपीडी एक बीमारी होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि एक पुरानी जो धूम्रपान वगैरह करने से फेफड़ों के अंदर नुकसान हो जाता है, ये बहुत पुराने से चली आ रही बीमारी होती है। इसके साथ साथ ब्रोंकिएक्टेसिस, भाई इसमें भी फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और ये भी पुरानी बीमारियां होती हैं फेफड़ों की, लंबे समय से परेशान करती हैं, इनमें भी ब्लड आ सकता है। और ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा, अब आगे काम की बात, ये ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा क्या होता है भाई, ये होता है दोस्तों जब फेफड़ों के अंदर
कार्सिनोमा मतलब कैंसर हो जाए, उस स्थिति में खून आता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट में होता है और वो फेल हो जाए। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे इंपॉर्टेंट वेंट्रिकल होता है हार्ट का, जो खून को हमारे पूरे शरीर में फेंकता है। जब हमारा ये खून को फेंकने वाला पंप खराब हो जाता है, दिल की पंपिंग खराब हो जाती है, तब फेफड़ों पे असर आता है। अब चूंकि हार्ट और लंग्स, ये फेफड़े और दिल जो है बहुत तालमेल के साथ काम करते हैं, और जब एक पर असर आ जाता है, दूसरा बिल्कुल जो है कभी भी बीमार हो सकता है, कभी भी उस पर दूसरे पर असर आ सकता है। तो जब यहाँ पर हार्ट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लंग्स से, तो जब हार्ट का जो ये पंप फेल हो जाता है तो लंग्स के अंदर से खून आ सकता है। जब हार्ट की जो वाल्व्स हैं, जब उनकी बीमारी हो जाती है, मिट्रल स्टेनोसिस हो जाता है, तब भी आ सकता है। जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जब आपके फेफड़ों के अंदर जो खून को बहाने वाली जो नसें होती हैं, उन नसों में कोई खून का थक्का आकर के कहीं से उलझ जाता है, फंस जाता है, उस स्थिति में खून आ सकता है बलगम के साथ। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, यानी कि जो पल्मोनरी, जो आपके फेफड़ों को ब्लड सप्लाई करने वाली जो नसें हैं, उनके अंदर किसी प्रकार से बीपी बढ़ जाए, उनका उनका प्रेशर बढ़ जाए, हाइपरटेंशन की स्थिति हो जाए, तो अब भी आ सकता है। और अब कुछ और बातें देखो। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से आज के डेट में पूरा भारत, छोटा बड़ा सब जानते हैं न्यूमोनिया क्या क्या होता है। शब्द नहीं दिया इन्होंने न्यूमोनिया में, वायरल बैक्टीरियल, वो तो बाद की बातें हैं। जो न्यूमोनिया हो जाता है लंग्स के अंदर, उसमें भी खून आ सकता है बलगम के साथ। अगर फेफड़ों के अंदर किसी प्रकार का कोई फंगल इन्फेक्शन, फंगस का इन्फेक्शन हो जाए, उससे भी वो बहुत जिद्दी होते, तंग करते हैं, उससे भी खून आ सकता है। और कुछ लोग कोकेन वोकेन सूंघते रहते हैं, वो भी अगर इस तरह की कई बार सिचुएशन उनके साथ भी बन सकती है कि उनको भी आ सकता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ एल्वियोलर मतलब जो हमारे लंग्स की जो बहुत छोटी छोटी इकाई होती हैं, बिल्कुल लंग्स जो होते हैं ना, एक अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनके अंदर हवा जाती है फिर, है ना। तो एल्वियोलर जो स्पेस होता है, जब उसमें हैमरेज मतलब खून का बहाव हो जाए, तब किस तरीके से वो क्या कब होता है, उसमें क्या होता है, स्मॉल बहुत छोटी छोटी जो नसें होती हैं वो टूट जाती हैं, उनसे ब्लीडिंग होने लग जाती है। कभी कभी जो है ऑटोइम्यून डिजीज, हमारे शरीर के ही जो, हमारे शरीर को जो रोगों से लड़ने की जो इम्यून पावर होती है, कभी कभी वही हमारे शरीर के विरुद्ध काम करने लग जाती है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में को ऑटोइम्यून स्थिति बोलते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज होती है, कहीं उनमें हो जाता है। या हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, भाई ब्लड के बहुत सारे विकार लोगों के शरीर में पाए जाते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने प्रकार के विकार जो हैं रोगों के खून के मिलते हैं। जब वीडियो आगे बढ़ाएंगे ना, तो इसी तरीके से सब टॉपिकों को लेकर के चलेंगे, तो बड़ा आनंद आएगा आपको ये सब जान करके कि शरीर जो है भगवान ने किस तरीके से बनाया। फिर आगे चलते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जब वारफरिन, वारफरिन जो है एक खून को पतला करने वाली दवाई है, और जिन लोगों को डीवीटी हुई रहती है उन लोगों में कॉमनली चलती है, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो वारफरिन जब चलती है, तो उसी स्थिति में भी भाई कभी कभी ये छोटी छोटी नसें जो हैं, एल्वियोलर, जो टॉपिक चल रहा था ना लास्ट, एल्वियोलर स्पेस में ब्लीडिंग कर देती है वारफरिन कभी कभी, तो तब भी जो है खून आने लग जाता है बलगम के साथ में। ठीक है जी। और कभी कभी जो ओपीडी में पेशेंट आके दिखा जाके जाते हैं डॉक्टर को, कि तो उनमें क्या होता है, उनमें मोस्ट प्रोबेबली इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं जी उनके शरीर के अंदर, किस प्रकार के, जैसे मैंने अभी बताया था ब्रोंकाइटिस पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है, या फिर न्यूमोनिया, न्यूमोनिया भी इन्फेक्शन है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, टीबी भी में भी आ जाता है, टीबी में आना भी बहुत कॉमन है, तो उसके लिए टेस्ट होते हैं फिर, है ना। और इससे भी आ सकता है। तो मैं जो बाद में मैं कुछ पॉइंट निकालता हूँ आपके लिए, ठीक है। हिमो फिर उसके बाद में कैंसर, कैंसर के केसेस जो है इन्होंने बताए हैं कि जो ओल्ड बुजुर्ग लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग अगर 100 आदमी बीमार हो रहे हैं, 100 आदमियों को थूक में या इसमें बलगम में ब्लड आ रहा है, तो भाई उनमें से 20 आदमी को कैंसर मिल जाएगा, इतना कॉमन है ये बुजुर्गों में। ठीक है जी। किस में, जिसको ब्लड आ रहा है उसको, ऐसे नहीं सभी को। इसके साथ साथ हार्ट की बीमारियां जो होती हैं, कई मैंने ऊपर कवर कर दी हैं, उनमें भी जो है इसका पता चल जाता है। स्मोकिंग करने वालों से काफ़ी गहरा संबंध। तो दोस्तों इनमें से मैं कुछ कॉमन सी चीज़ें बता देता हूँ। एक तो मैं न्यूमोनिया को निकालता हूँ आप लोगों के लिए, कि न्यूमोनिया जो है उसमें भी भाई ऐसा होता है, ये ध्यान रखना है। न्यूमोनिया में फिर और लक्षण मिल जाएंगे आपको, कि बुखार होगा पेशेंट को, सांस में दिक्कत होगी, है ना। फंगल इन्फेक्शन जब फेफड़ों के अंदर होगा, तब भी न्यूमोनिया जैसी पिक्चर आएगी सामने। ठीक है। और टीबी में भी भाई खून आता है, तो टीबी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके साथ साथ और दूसरे जो केसेज होते हैं, जैसे प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं कुछ लोगों की, तब भी ऐसा हो जाता है, खून आ जाता है खांसी में, है ना, जोर लगाने पे। पर ये जो चीज़ें होती हैं जल्दी से ठीक हो जाती हैं। हार्ट के कारण बहुत रेयर, है ना। हार्ट के कारण यदि होगा, हार्ट की दिक्कत है, मतलब हार्ट के फेलियर चल हो गया है, फेलियर की वजह से आ गया, तो वो बहुत गंभीर स्थिति होगी, उसमें फिर मतलब एकदम जानलेवा स्थिति हो जाएगी वो तो फिर। ठीक है जी। अदरवाइज टीबी का टेस्ट, निमोनिया का टेस्ट, यही कॉमन टेस्ट से शुरू करते हैं, फिर और फिर धीरे धीरे लक्षण क्या होंगे सर, कि इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसको इन्फेक्शन होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो लक्षण होते हैं, जैसे भी खांसी आना, बलगम आना, ये सब उसको चल रहा होगा। और फिर उसके साथ साथ जो है उसको ब्लड आ जाता है, तो ब्लड आने के बाद में फिर सभी उसके टेस्ट वगैरह करा के देखने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को सांस की दिक्कत मिलती है इसके साथ, और सांस की दिक्कत जो है वो सिंपल नहीं होती है, काफ़ी अच्छी खासी सांस की दिक्कत होती है उन लोगों को। अच्छा, इसमें डॉक्टर जो है हिस्ट्री लेते रहते हैं बार बार। हिस्ट्री क्या होता है, बार बार आपसे जब पूछते हैं डॉक्टर के, अच्छा ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी है क्या, ऐसा भी हुआ था, कब से हुआ है ना। जब इस तरह के जो सवाल जवाब डॉक्टर आपसे पूछते हैं, तो वो हिस्ट्री होती है कि ये बीमारी कब से है, कब से नहीं। तो अच्छा, इसमें हिस्ट्री को बार बार जो है ली जाती है, और खास करके इन बातों की ली जाती है कि भाई आपको किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसी के आधार पर जो है वो
डिसाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और दे दी उन्होंने कि भाई डॉक्टर को एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए कि जब ब्लड आ रहा है कि वो साइनस, कभी-कभी साइनस में भी इन्फेक्शन या किसी कारण से ब्लड आ जाता है, पर थोड़ा आता है, साइनस के कारण से तो नहीं आ रहा या फिर खून की उल्टी तो नहीं लग रही। इन दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करना, इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट निकल के आता है, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें जो है पल्स वगैरह देखते हैं। अगर यदि रोगी को ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है, तो उस व्यक्ति की पल्स जो है वो फीबल मिलेगी, अच्छी नहीं मिलेगी, और साथ-साथ उसको हाइपोटेंशन मिलेगा, बीपी उसका कम मिलेगा, ऑक्सीजन उसकी कम मिलेगी, ठीक है जी। और हो सकता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैन हो, और यदि बेचैन है तो हो सकता है या तो सांस में दिक्कत होकर ऑक्सीजन कम हो रही है, और या फिर जो है उसका बीपी कम हो रहा है। तो बेचैनी के दो सबसे बड़े कारण ये होते हैं दोस्तों। भी हो सकता है हार्ट फेल में तो व्यक्ति बिल्कुल ही ज़्यादा सीरियस स्थिति में होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक स्टडीज़। डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे भाई? देखिए, सबसे पहला और जो जरूरी टेस्ट होता है छाती का एक्सरे। एक्सरे और सीबीसी। सीबीसी से हमें साथ साथ ये पता चल जाता है ब्लड वगैरह कितना कम है, प्लेटलेट्स कितनी कम है, इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है टीएलसी वगैरह में। तो सीबीसी और चेस्ट एक्स है इमीडिएटली। इसके साथ साथ किडनी के सारे फंक्शन टेस्ट, किडनी केएफटी जो होता है, साथ साथ यूरिन के टेस्ट, यूरिन का टेस्ट करवाओ। और कोअगुलेशन स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में रख लें, बिल्कुल ध्यान में रख लें कि कोअगुलेशन स्टडीज़ ये मतलब क्या होती है? खून का पतलापन वगैरह देखने के लिए जो स्टडीज़ होती हैं, पीटीआईएनआर वगैरह, बीटीसीटी मतलब ब्लड ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम कितना है, तो वो स्टडी पूरी प्रोफाइल चली जाती है, ठीक है? कोएगुलेशन प्रोफाइल के नाम से आप टेस्ट भेजें, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें पता करने के लिए। और इसके साथ साथ कोई हिमेचूरिया वगैरह की तो नहीं है समस्या उसको, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आप उनको देख सकते हैं, ठीक है? इसके साथ साथ सीटी स्कैन छाती का जो है, हाई एचआरसीटी, हाई रेजोल्यूशन चेस्ट का सीटी, या फिर कभी कभी जो है डॉक्टर को लगा कि भाई पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसा कुछ महसूस हो रहा है तो सीटी स्कैन, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है जी। छाती का चेस्ट एक्सरे और छाती का सीटी स्कैन और छाती का सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। सीटी स्कैन ही होता है एक प्रकार का, पर एंजियोग्राफी हो जाती है इसमें, है ना? जो अंदर की वेन आर्टरीज होती हैं वो दिख जाती हैं, उनके अंदर कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार बताया पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह रूल आउट हो जाता है। डी डाइमर एक टेस्ट होता है। डी डाइमर बेसिकली जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़ों की बीमारी है, कई बार मेरी वीडियो में जिक्र सुनते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, एक स्वतंत्र एक अलग वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है? तो उसमें डी डाइमर टेस्ट कराया जाता है। डी डाइमर भी हमें बहुत वैल्यूएबल वो देता है डाटा। तो ये टेस्ट इसमें कराए जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? तो ट्रीटमेंट जो है सर इसका कि मासिव जो हेमोप्टाइसिस इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। मासिव जो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में 1 से 2 कप या उससे भी ज़्यादा यदि खून आ रहा है तो भाई वो एकदम जानलेवा है, लाइफ थ्रेटनिंग। उसमें व्यक्ति कब मर जाए कुछ नहीं कह सकते। एयरवे शुड बी प्रोटेक्टेड। तो इसमें पहला नियम क्या है? तो जो एयरवे, जो सांस लेने का जो रास्ता है, उसको सर बिल्कुल प्रोटेक्ट करना है, इमीडिएटली प्रोटेक्ट करना है। कैसे करना है? एंडोट्रेकियल ट्यूब, जब वेंटिलेटर लगाते हैं तो गले के अंदर एक ट्यूब लगाते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं उसको, ठीक है जी। तो वो ट्यूब लगा करके उसके साथ वेंटिलेटर अटैच कर दिया जाता है। तो वही उसके व्यक्ति के अगर प्राणों को बचाना है तो मासिव जिसको हो रही है तो क्योंकि फेफड़ों से आ रही है, और तो उसको बचाने की कोशिश इस प्रकार से करते हैं। साथ साथ सर्कुलेशन मेंटेन, सर्कुलेशन मेंटेन कैसे करते हैं दोस्तों? कि व्यक्ति को कैनुला लगा होना चाहिए एक अच्छे खासे बड़े बोर का, और साथ साथ उसको आईवी फ्लूइड वगैरह देना है। उसकी जजमेंट बहुत ही फाइन होनी चाहिए, ठीक है? ये एक बहुत ही अच्छी बुक में मैंने कहीं पढ़ा था कि मेडिसिन जो होती है वो एक आर्ट होती है, ठीक है? एक साइंस के साथ साथ वो एक आर्ट होती है। तो ये चीज़ें आर्ट वाला जो एक फैक्टर आता है वो यहाँ आता है कि उसको इतने ब्यूटी के साथ करना है उस साइंस का यूज़ आपने, तो कि दूसरे व्यक्ति को उसका पूरा लाभ मिले। तो सर्कुलेशन मेंटेन करना है और ब्लड प्रेशर वगैरह उसका नॉर्मल करने की कोशिश करनी है। बीपी गिर जाता है अक्सर ऐसी स्थिति में, तो साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूज वगैरह करेंगे और बीपी को बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं आइनोट्रोप, ट्रोप सपोर्ट, वो शुरू कर देंगे सर। इसके साथ साथ अनकंट्रोल्ड हेमरेज जब होता है तो उस स्थिति में जो है ब्रोंकोस्कोपी और सर्जिकल कंसल्टेशन, मतलब ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है? एक दूरबीन के द्वारा फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं और पूरे फेफड़े में ढूंढने की कोशिश करते हैं जाकर के। छोटी छोटी जगहों पे कैमरा लगा होता है उस स्कोप के आगे, ठीक है? तो वो ढूंढते हैं वहाँ पर कहाँ से ब्लीडिंग आ रही है। जहाँ पर से ब्लीडिंग आ रही है फिर उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, और साथ में ही वहीं पर सर्जन साहब भी होते हैं। सर्जन जो हैं वो उनसे भी सलाह मशवरा चलता रहता है, यदि वो कहते हैं फेफड़ा भी कभी कभी निकालना पड़ जाता है तो अगर वहीं से रोक सकते हैं, वो अलग ही एक वो है विषय, तो वो उनका है, ठीक है? ये जो स्टेबल पेशेंट होते हैं उनमें ब्रोंकोस्कोपी करके देख लिया जाता है कि क्या स्थिति है और भाई किस तरीके से अब समस्या का समाधान होगा। तो वहीं पर तो डॉक्टर क्या करते हैं? लोकलाइज उसी जगह पर जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसी साइड पे ब्लीडिंग बंद कर देते हैं, या फिर एंजियोग्राफी वगैरह भी कर सकते हैं वो एम्बोलिज्म वगैरह चेक करने के लिए। तो दोस्तों ये है सारी की सारी जानकारी। जब बलगम में खून आ रहा होता है तो क्या स्थिति होती है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है? तो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है, बहुत सारे लोग इसमें एक्सपायर भी हो सकते हैं। इसके लिए अब किस डॉक्टर से सलाह करें? भाई देखिए, फिजिशियंस जो होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर होते हैं इस डिपार्टमेंट के, लेकिन जब किसी को ज़्यादा आ रही होती है उस स्थिति में ब्रोंकोस्कोपी की ही ज़रूरत पड़ती है। तो जो जो भी चिकित्सक, जो भी पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब फेफड़ों के सुपर स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जब उन लोगों के पास जा कर के ब्रोंकोस्कोपी हो जाए
मेरा मानना है कि तभी व्यक्ति को तसल्ली अपनी करनी चाहिए, तभी उसको संतुष्ट होना चाहिए, तभी उसको थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। अदरवाइज उसकी कोशिश ये रहनी चाहिए ऐसी स्थिति में कि वो किसी भी प्रकार से उसके फेफड़ों की ब्रोंकोस्कोपी हो जाए, अंदर से दूरबीन से जांच हो जाए, तभी उस व्यक्ति के प्राण बचने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।